सोलो लेवलिंग के इंट्रो के बाद शायद से तुम सारे लोग सोच रहे हो आखिर जिनवू को क्या हुआ। क्या वो एक मॉन्स्टर है या फिर ह्यूमन या फिर एक एंजल। इवन उसकी गर्लफ्रेंड को भी उससे कुछ दूसरा स्मेल आता है। सो संग जिनवू ने यहाँ पे इस एलिगेशंस को डिफीट किया है कि वो डेस्टिनी 1 नहीं था। You know, unlike other main characters. Congratulations, you played yourself. So yes, just like हर एक एनिमे की तरह संग जिनवू को भी चूज किया है द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ने, The angelic greatest fragment of brilliant light, king of dead, खुद शैडो मोनार्क एशबॉर्न। जैसे ही जिनवू की डेथ हुई, एशबॉर्न वहां पे चुपके से आया और उसने ये कमांड दिया ऑफ अराइज। Therefore, उसने जिनवू को सिलेक्ट किया, ये कहते हुए कि वो सुइटेबल है फॉर दिस ब्रोकन पावर। Until जब तक वो लेवल 100 नहीं पहुंच जाता और तब वो उसके बॉडी में टेक ओवर करने का कोशिश करता है। लेकिन जिनवू का फेट 1000 years ago ही डिक्लेयर हो गया था बिफोर कि वो इवन एक्सिस्ट करता। इनफैक्ट तब से जब से एक डीटी जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग इस दुनिया पे राज करता था। ये तब का टाइम था जब लाइट और डार्कनेस यही दो चीजें थी जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती। लेकिन चीजें तब फंबल हुई जब उसने दो क्रिएचर्स को बनाया। ये थे दो रेज, लाइट और डार्कनेस। ये लाइट के एमिसरीज हमें बताया गया था कि एक ऐसा रेस था जो कि ऑलमोस्ट एंजल की तरह था। ये काफी लॉयल लोग थे जो कि अपने क्रिएटर के ऑर्डर को मानते। इनका पर्पस यही था कि ये दुनिया को बचाए रखे। मीनवाइल मोनार्क जो कि डार्कनेस से बने थे, इन्हें तुम डीमंस की तरह समझो, जिनका मकसद था कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। इसका मतलब ये था कि ये दोनों रेस अपने आप में ही हमेशा एक कांस्टेंट वॉर में रहते। एंजल्स के पास अपनी एक आर्मी थी जो कि सिल्वर नाइट से बनी हुई थी। मीनवाइल मोनार्क्स जिनके पास खुद की दूसरी आर्मी थी जिसका नाम था डेनिजन्स ऑफ केओस। बेसिकली सारे मैजिक बीस्ट जो कि आज हम डंजन्स में देखते हैं। इस चीज की वजह से एंजल्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को कहा कि क्यों ना वो उन्हें हेल्प करे, ओनली कि वो एब्सोल्यूट बीइंग उन्हें इग्नोर करे। ये बाद में रिवील होता है कि एब्सोल्यूट बीइंग बस यही चाहता था कि एंजल्स और मोनार्क एक दूसरे के साथ फाइट करते रहे ताकि वो मजे से देखे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज जस्ट उसके एक एंटरटेनमेंट के लिए था, जिसके चलते एंजल्स ने एक दिन ये फैसला लिया कि क्यों ना वो एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार दे। नाउ प्रोबेबली तुम पूछ रहे हो कि एक मिनट, एक क्रिएटर कैसे मर सकता है अपने ही इन्वेंशन से? वेल लगता है हमारा जमाना भी काफी पास में है। लेकिन बाद में हुआ यूं कि आफ्टर द कू एंजल्स के पास कुछ ऐसे टूल्स आए जिसकी वजह से वो मोनार्क्स को हंट कर पा रहे थे। इनफैक्ट एक वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट मोनार्क को ऐसे ही जिंदा पकड़ते हुए, जिसके चलते ये पूरी वॉर उनके फेवर में जा चुकी थी। लेकिन इवन अमंग एंजल्स एक ऐसा एंजल था जो कि अभी भी अपने क्रिएटर की तरफ लॉयल था, एशबॉर्न। एशबॉर्न अपने ही काइंड के अगेंस्ट फाइट करता है, जिसके चलते आगे जाके उसकी डेथ हुई। लेकिन सिंस एशबॉर्न अपने क्रिएटर की तरफ लॉयल था, क्रिएटर ने उसे एक न्यू एबिलिटी दी जो कि बियॉन्ड किसी के इमेजिनेशन के था। एक ऐसी एबिलिटी जहां पे वो अपने टेरिटरी में रूल कर सकता था, जिसका नाम था डेथ। नाउ एब्सोल्यूट बीइंग ने अपने आप पे ये चीज क्यों यूज नहीं कर लिया? वेल, ये जस्ट लाइक ह्यूमंस की तरह है, जहां पे ह्यूमंस न्यूक को यूज कर सकते हैं लेकिन न्यूक नहीं बन सकते। वैसे ही जैसे वो खुद भी न्यूक को यूज कर सकता है और न्यूक दे सकता है। इन दिस केस जहां पे एशबॉर्न इतना पावरफुल हो चुका था देन एनीबॉडी एल्स, तो वो अपने मास्टर के गम में पागल हो चुका था और उसने इसी अपनी एबिलिटी से अपने शैडो आर्मी को बनाया। यही वो टाइम था जब उसने अपना ये टाइटल लिया एज अ मोनार्क, जहां पे उसने बाकी 7 को ज्वाइन किया ताकि वो रूलर्स को डिफीट कर पाए। लेकिन डार्क साइड काफी अच्छी थी बिट्रेयल देने में। लाइक इन मॉन्स्टर्स ने इतने बड़े वॉर को जीतने की जगह ये सोचा कि वो इसे ही स्टैप कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि एशबॉर्न के पास ऐसी एबिलिटी थी जिसे देख के इवन उन्हें भी लगा कि कोई भी मैन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इतनी ज्यादा पावर हो। इस चीज की वजह से एशबॉर्न सारी जगह से सराउंडेड था। लेकिन इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि एशबॉर्न ने उनमें से एक को मार दिया और एशबॉर्न जो कि अब वीक हो चुका था और ऑलमोस्ट मरने के कगार पे था, ऑपोजिट आर्मी ने ये सोचा कि क्यों ना वो इसे ना मारे और उससे माफी मांगे कि वो इस वॉर को अब छोड़ दे। इस चीज को एशबॉर्न ने एग्री किया और वो कहीं पे जाके छुप गया। नाउ अब जबकि मोनार्क बैकफुट में आ चुके थे, रूलर कॉन्फिडेंट थे कि वो उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मोनार्क
सीक्रेटली रिवेंज विश करते हैं, जहां पे वो बस एक सही टाइम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने अटैक को लॉन्च कर सके एक नए बैटलफील्ड में, अर्थ। रूलर्स इस चीज से खुश नहीं थे, देखो उन्होंने कुछ मेथड अपनाया और फिर उन्होंने टाइम को 10 साल पीछे किया, देखो ह्यूमंस को ये पावर देते हुए कि वो उन्हीं के पावर को यूज कर पाए। However, just like Ashborn की तरह, the King of Dragon and the Monarch of Destruction, ये अपने होस्ट को इस अर्थ पे नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब जाके शैडो मोनार्क ने एक ह्यूमन को ढूंढा जो कि इन्हें सह पाए, लेकिन ये कोई एक रैंडम पर्सन नहीं हो सकता था। आफ्टर ऑल एशबॉर्न मोस्ट पावरफुल बीइंग था। इतना बड़ा स्ट्रेंथ अपने आप में ही एक होस्ट को ही तोड़ देता, और रैंडमली एशबॉर्न को एक आर्किटेक्ट ने अप्रोच किया जो कि ये ढूंढ सकता है एक ऐसे ह्यूमन को जो कि इस पावर को सह पाए। इस आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम को बनाया, भले ही एक गेम टाइप, ताकि होस्ट धीरे धीरे लेवल अप कर सके और उसके लेवल में पहुंच सके, जहां पे चूजन वन अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंप्लीटली ट्रेन कर पाए। ये आइडिया इंस्पायर था बिल्कुल एंजल से, जिन्होंने डंजन्स को खोला था ताकि ह्यूमन जो कि चूजन वन थे वो वहां पे जाके ट्रेन कर सके। लेकिन आर्किटेक्ट इंस्टेड की पूरे के पूरे ह्यूमन स्पीसीज पे ये एबिलिटी लगाता। उसने बस एक इंसान को चुना, संग जिन वू। दैट्स द रीजन कि जिन वू कॉन्स्टेंटली ट्रेन होता रहा, जहां पे वो धीरे धीरे ही सही लेकिन सारी एबिलिटी यूज करने के लायक बनता, ताकि वो लेवल बाय लेवल एक किंग बन सके। शैडो मोनार्क ने इस चीज को प्रॉमिस किया था टू आर्किटेक्ट कि वो उसे इमोर्टैलिटी ग्रांट करेगा जब वो जिनवू के बॉडी में जाएगा। लेकिन जब जिनवू ने लेवल 100 फाइनली रीच किया, वो कभी टेक प्लेस ही नहीं हुआ। नाउ यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि आखिर जिनवू चूजन वन ही क्यों था? ये इसलिए क्योंकि उसे कहा जाता था द वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड। उसके पास ना ही कोई एक कमाल का बॉडी था और ना ही उसके पास कमाल का कोई मैजिक। जिनवू कहीं ना कहीं इस पूरे जॉब के लिए सबसे अनसुइटेबल इंसान था। इवन रूलर्स ने ह्यूमंस को काफी सोच समझ के चुना था, जो भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड वो तभी उनको पावर देते। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर चेयरमैन। नाउ द रीजन कि जिनवू को इस चीज के लिए चुना गया वो इसलिए था, ये मोनार्क ऑल्सो द किंग ऑफ डेड है। बीइंग द वीकेस्ट हंटर, जिनवू ने डेथ को मल्टीपल टाइम्स क्लोजली इनकाउंटर किया है। इनफैक्ट इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। ये एक्सपेक्टेड था कि हर एक मिशन, हर एक डंजन में उसकी डेथ हो सकती है। डिस्पाइट दैट, जिनवू ने मल्टीपल डंजन्स को सरवाइव किया है, जस्ट कुछ हेल्प और कुछ विल के चलते। इवन दो वो अपने आप को द वीकेस्ट हंटर मानता, वो स्टिल हर बार डजन्स में जाता रहा, जस्ट कि उसकी सिस्टर कॉलेज जा सके और उसकी मॉम का इलाज हो सके। वही चीज जो कि 90% लोग लैक करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। वेल, लेट अस नो इन कमेंट कि अगर तुम चाहते हो कि सोलो लेवलिंग यहाँ पे और कवर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।